7QC टूल क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जनरली क्या होता है कि जो 5 ईयर और 6 ईयर एक्सपीरियंस तक के जो क्वालिटी पर्सन्स या प्रोडक्शन पर्सन्स होते हैं, तो उनका एक सवाल रहता है कि हमें कौन कौन से क्वालिटी टूल की जानकारी होनी चाहिए इस एक्सपीरियंस तक। तो हम सबसे पहले क्लियर कर दें कि 5 ईयर और 6 ईयर एक्सपीरियंस तक अगर आपको 7QC टूल की जानकारी अगर आप अच्छे से रखते हैं तो या आप समझिए कि आप 95% ऑलरेडी नॉलेज रख रहे हैं क्वालिटी का। अब ये जो क्वालिटी वर्ड होता है एक्चुअली डिपार्टमेंट नहीं कहलाता है, ये आप समझिए एक टूल होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और सिस्टम को प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। आप इन टूल का यूज करके वहाँ कुछ ना कुछ इनोवेटिव करेंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, तभी तो आपकी ग्रोथ होगी। तो 7QC टूल क्या होता है कि इसको जैसे कि कहीं कोई एक जो ऐसा सब हम याद कराने के लिए एक तरीका बता रहे हैं आपको कैसे याद हो जाएगा। जैसे मैनेजमेंट रिव्यू हुआ, अब मैनेजमेंट रिव्यू क्या करेंगे कि वो एक परेटो चार्ट रहेगा, उस चार्ट पे वो देखेंगे कि कैसा ट्रेंड चल रहा है, हमारा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है इस लाइन का या इस कंपनी का। परेटो चार्ट देखने के बाद क्या होगा, कोई अगर कुछ उसमें निकल के आएगा तो उसमें चेक लिस्ट देखा जाएगा। चेक लिस्ट के साथ साथ क्या देखा जाएगा, तो उसमें चेक सीट, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम और स्कैटर प्लॉट, ये आपको ये हिस्ट्री दिखाएंगे, बैकअप हिस्ट्री कि आपका क्या हुआ है, क्यों आपका परेटो जो है ये ज़्यादा हुए हैं। तो ये इनसे आपको एनालिसिस होगा। मतलब QC टूल क्या है, कलेक्ट द डाटा, उस डाटा को फिर एनालिसिस करना, उस एनालिसिस के बेस पे रूट कॉज फाइंड आउट करना और उसके बाद फिर एक्शन लेना, उस एक्शन को मेजर करना। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसी को तो क्वालिटी टूल बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया, पहले परेटो हो गया, परेटो से क्या हुआ, एक डाटा निकल के आया कि हाँ वो एक निकल के आया कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद चेक सीट पे गए, हिस्टोग्राम पे गए, कंट्रोल चार्ट पे गए, स्कैटर डायग्राम पे गए। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एनालिसिस किया। एनालिसिस क्या किया कि हमारा ये क्या रीजन की वजह से बढ़ गया है। तो ये देखिए पहले नंबर पे क्या आ गया, आपका परेटो आ गया, नीचे 4 एनालिसिस के लिए आ गए, तो टोटल 5 हो गए। अब इसके बाद अगला आएगा रूट कॉज एनालिसिस। तो जो रूट कॉज एनालिसिस है उसमें रूट कॉज फाइंडिंग करेंगे, तो देखिए 6 हो गए। और जो एक ये प्रोसेस हो रही है कि पहले MRM हुआ, फिर परेटो देखा गया, फिर उसके बाद परेटो के बाद एनालिसिस टूल यूज हुए, कौन कौन से चेक सीट यूज हुई, हिस्टोग्राम यूज हुआ, कंट्रोल चार्ट यूज हुआ, स्कैटर हुआ, उसके बाद रूट कॉज फाइंडिंग हुई। ठीक है, और ये इन सबको कौन जोड़ रहा है, प्रोसेस फ्लो जोड़ रहा है। तो वो प्रोसेस फ्लो किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपके चाय बनाने का प्रोसेस फ्लो हो सकता है, इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस फ्लो हो सकता है, किसी भी एक प्रोसेस को कंप्लीट करने का प्रोसेस फ्लो हो सकता है। कोई आप गवर्नमेंट या कोई भी फॉर्म फिल करने जाते हैं तो पहले कौन सा स्टेप करेंगे, फिर कौन सा स्टेप करेंगे, उसका प्रोसेस फ्लो हो सकता है। ठीक है, अब उस प्रोसेस फ्लो में अगर सिंपल बताया जाए कि आपको अपना डिटेल डाल दीजिए फॉर्म भरते टाइम पे, फिर एजुकेशन डिटेल डाल दीजिए, तो ये हो गया सिंपल एक प्रोसेस फ्लो। उसी में माइक्रो लेवल क्या होता है, डिटेल डालना है, पर्सनल डिटेल डालने में ये भी बोला जाए आप फादर का भी नाम लिखिए, मदर का भी नाम लिखिए। उसके बाद जब आप एजुकेशन डिटेल डालने जा रहे हैं तो एजुकेशन में आप ग्रेजुएशन का लिखिए, 10th का लिखिए, 12th का लिखिए। जब ये सब डिफाइन किया रहे तब फिर हो जाता है वो माइक्रो लेवल का प्रोसेस फ्लो। तो अभी आप यहाँ पर देखिए पहले नंबर, उसके बाद 4 नंबर पे एनालिसिस, तो 4 एक 5 हो गया, 6 नंबर पे रूट कॉज, और इन सबको जोड़ कौन रहा, प्रोसेस फ्लो जोड़ रहा है। तो ये हो गए 7QC टूल। अब ये तो बताने में तो ये बड़ा सिंपल हो गया। अब जब एक एक इंडिविजुअल टूल के बारे में जानेंगे और उसको कैसे अप्लाई करना है तो वो बड़ी बात होती है। तो हमें वो जानना है कि हिस्टोग्राम को हम कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और ये यूज थ्रू होना चाहिए, सिर्फ पढ़ के नहीं, यूज थ्रू होना चाहिए, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करने के लिए टूल बने हुए हैं। तो हिस्टोग्राम हम अगर किसी हिस्टोग्राम बनाए तो उसके हम प्रोसेस के स्ट्रेंथ को देख सकते हैं। प्रोसेस फ्लो तो उसका पूरा डिटेल चाहिए, उसमें सिंबल यूज होते हैं, किस सिंबल का क्या यूज है वो पूरा डिटेल चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो है तो स्कैटर जो डायग्राम यूज होता है कि 2 वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए कि क्या इफेक्ट गिर रहा है, उसके लिए स्कैटर यूज होता है।
चेक शीट कैसे बनाई जाती है वो इम्पोर्टेंट है। अभी आप जहाँ भी काम करते हो चेक शीट बनी हुई रहती है। अगर आपको चेक शीट बनाना रहेगा तो क्या क्या रिलेवेंट डाटा लिए जाएंगे चेक शीट बनाने के लिए, वो सब ऐड किया जाता है। तो ये पूरा का डिटेल आप करेंगे, डिटेल समझेंगे तो ये सफिशिएंट है आपको 6 ईयर एक्सपीरियंस तक को समझने के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही, इसमें बनाया ही गया था। जो कौरू इशिकावा है उन्होंने ये बनाया ही था सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि ऑपरेटर लेवल भी इजीली समझ सके इस चीज़ को। तो आपको इसमें मतलब बहुत सिंप्लीफिकेशन है, पर ये समझना पड़ेगा, होना चाहिए प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या होता है, उसमें कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, किस सिंबल को कब यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप जो परेटो बनाएंगे उस परेटो कैसे बनता है, उसको कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के उसको क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालते हैं, कैसे परेटो बनाते हैं, हिस्टोग्राम का क्या पर्पज है, क्यों बनाया जाता है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। कंट्रोल चार्ट का क्या पर्पज है, क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, ये सब भी जानना है। इन सब टूल का नाम बस नहीं जानना है, इन सब का टूल का नाम जानना है, इनका एप्लीकेशन जानना है, इनको कैसे बनाया जाता है और उससे क्या बेनिफिट मिलता है, ये सब हम डिटेल में आगे बताने वाले हैं। Quality tools are used to collect data, analyze data, identify root cause and measure result in a problem solving and process improvement. The use of these tools helps people involved easily generate new ideas, solve problems and do proper planning. The 7 QC tools were first emphasized by Kaoru Ishikawa, a professor of engineering at the University of Tokyo, who is also known as the father of quality circle, for the role he played in launching Japan movement in the 1960s. सो डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को एनालाइज करना, आइडेंटिफाई रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना और रिजल्ट को मेजर करना, किसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए। यही क्वालिटी टूल का यूज है। 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर उसको क्लियरली डिफाइन कर दिया जाए। सो वी नीड क्वालिटी टूल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेकिंग जजमेंट एंड डिसीजन, फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, फॉर प्रोसेस मेजरमेंट। तो अभी हम एक एक करके 7 QC टूल को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि जो पहला नंबर है फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट क्या करता है, ये प्रोसेस को विजुलाइज करने के लिए रहता है। दिस टूल इज यूज टू विजुलाइज दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन ए प्रोसेस, इवेंट, वर्क फ्लो इन सिस्टम। तो कोई भी प्रोसेस है उसको हम एक सिंबल का यूज करके, जो सिंबल ऑलरेडी डिफाइन रहते हैं उन सिंबल का यूज करके हम उस प्रोसेस को एक पिक्चर फॉर्म में डिफाइन करते हैं। और एक जो सिंबल होते हैं वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रहते हैं, ताकि उस प्रोसेस फ्लो को कोई भी आदमी देखे, हम देखें, आप देखें या कोई थर्ड पर्सन देखे, वो एक ही बात समझ सके। उसमें उन दोनों सब की उनके अलग अलग उनका ओपिनियन ना बने, इसलिए प्रोसेस फ्लो बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर आगे देखेंगे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए है, सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ प्रोसेस है। तो अभी आप यहाँ सिंबल देखिए, जो ओवल सिंबल होता है वो क्या करता है, प्रोसेस की स्टार्ट या प्रोसेस के एंड को डिनोट करता है। और जो फ्लो लाइन होती है वो एक एरो रहती है, वो फ्लो लाइन को डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ लॉजिक फ्लो इन ए प्रोग्राम। और जो पैरेललिज्म है वो डिनोट करता है इनपुट ऑपरेशन, दैट इज इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। और जो रेक्टेंगल है वो किसी प्रोसेस को डिनोट करता है, जो डायमंड होता है वो क्या करता है, डिसीजन को डिनोट करता है कि यहाँ पर कोई डिसीजन लिया जा रहा है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट रहता है और इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए ही प्रोसेस फ्लो बनाया जाता है। प्रोसेस फ्लो बनाने से प्रोसेस को पिक्चर फॉर्म में देखना आसान होता है, सिंपली आइडेंटिफाई हो सकती है, प्रोसेस एनालिसिस में यूज होती है, इसको एनालिसिस करने में बेनिफिट मिलता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसको जैसा हम समझेंगे वैसा दूसरा भी समझेगा। एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होने की वजह से इसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं आता है। अब प्रोसेस फ्लो का यूज मैन्युफैक्चरिंग में होता है, अकाउंटिंग में होता है, सर्विस सेक्शन में होता है। उसके बाद हमारा क्या है, चेक शीट। चेक शीट क्या होता है कि ये भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेशन टूल, सिंपलेस्ट वे टू एक्सेस कॉमन प्रॉब्लम।
तो हम चेक शीट को क्यों यूज करते हैं? जो हमको डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन, टू गैदर डाटा अबाउट हाउ ऑफन ए प्रॉब्लम ऑकर, टू गैदर डाटा अबाउट द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो हमेशा हमें चेक शीट बनाते समय हम किस प्रॉब्लम के रिलेटेड हम चेक शीट बना रहे हैं या हम क्या मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, तो वो सारे जो रिलेवेंट डाटा को उसमें ऑप्शन देना, उसमें एंट्री करने के लिए ऐसा हम फॉर्मेट बनाना जिससे कि जो हमको रिक्वायर्ड है वो डाटा, सारे डाटा हम उसमें कैप्चर कर सकें। तो क्योंकि जो हमें एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड डाटा है वो हमें अचीव हो सके, तो ऐसी चेक शीट बनाई जाती है। कभी भी चेक शीट ऐसी नहीं बनाई जाती है कि जो चेक शीट हम बनाएं और जो डाटा हमें उस चेक शीट से निकल रहा है वो हमारे रिलेवेंट ना हो। इसलिए चेक शीट बनाने में भी एक तरह से देखा जाए इसमें स्किल चाहिए रहती है कि जो आपको मतलब एनालिसिस करना है, इम्प्रूव करना है, उसी से रिलेटेड चेक शीट होनी चाहिए। अब चेक शीट जो है तो या तो टैली फॉर्म में हो सकती है या फिर सीधे नंबर दिया जा सकता है कि 5, 6। टेलीफॉर्म में क्या रहता है कि इससे क्या है, जैसे 1 बाय 1 आप जैसे जैसे आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप उसमें एंट्री करते जाएंगे, ये बेनिफिट रहता है इसमें। उसके बाद हम हिस्टोग्राम पे डिस्कस करेंगे। हिस्टोग्राम एक मेजर पार्ट है। तो a vertical bar chart that deficit distribution of data, it is one time snapshot of a process performance, a tool to determine the frequency of occurrence of data, graphical information communicating tool, compare process result with specification limit। तो हमेशा जो हिस्टोग्राम बनता है उसमें एक बार फॉर्म में बनता है और वो जो बार रहता है उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं तो हिस्टोग्राम बन जाता है। मतलब बार ग्राफ ही है, उसमें फ्रीक्वेंसी अगर ऐड रहती है तो वह हिस्टोग्राम बन। तो हमें हिस्टोग्राम कब यूज करना चाहिए? जब हमें एक बहुत बड़े डाटा को समराइज करना रहता है तब तो हम हिस्टोग्राम को यूज करते हैं। और जब हम इसको कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन जब टीम को करना रहता है तो भी इसका यूज। तो हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं? तो इसमें क्या करना है, पहला स्टेप में हम काउंट नंबर ऑफ डाटा पॉइंट को पहले काउंट कर लेते हैं। उसके बाद समराइज ए टैली शीट में समराइज करते हैं। कंप्यूट द रेंज, डिटरमाइन नंबर ऑफ इंटरवल्स एंड कंप्यूट इंटरवल विड्थ, डिटरमाइन इंटरवल स्टार्टिंग पॉइंट्स, count number of parts in each interval, plot the data, add title and legends। अब जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डाटा दिया गया है ये हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं ताकि आप एग्जाम्पल से समझ सकें और खुद भी कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो देखिए यहाँ पर जो डाटा पॉइंट है वो टोटल 135 डाटा पॉइंट्स हैं। कुछ पॉजिटिव में भी है, कुछ नेगेटिव में भी हैं। तो यहाँ पर से हमें मिनिमम कौन सा नंबर्स है और मैक्सिमम कौन सा नंबर है, ये सब मीडियन कौन है, मोड कौन सा है, तो यहाँ पर से हम इस डाटा से सब मालूम पड़ जाएगा। अब देखिए उसी डाटा को अगर हमने टेलीफॉर्म में कर दिया तो टेलीफॉर्म में माइनस जो 180 है उसके कितने हैं, 1 आया है। -130 2 टाइम्स आया है। ठीक है, ऐसे करके ये सबको टेलीफॉर्म में कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब जब वो सिंप्लीफाई हो गया उसके बाद जो हमें रेंज निकाल लेना है, तो रेंज कैसे निकाल लेंगे? जो हाईएस्ट वैल्यू को और लोवेस्ट वैल्यू से माइनस करेंगे, मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, तो हमें रेंज निकल आएगी। और जो बार का विड्थ है, तो बार का विड्थ निकालने के लिए जो हमारा रेंज आया है वो डिवाइड बाई नंबर ऑफ बार से करेंगे। तो अब चूंकि नंबर ऑफ बार से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बार कैसे डिसाइड करेंगे उस पर भी जान लेते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर लार्जेस्ट जो वैल्यू उस डाटा की थी वो +410 थी और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी तो वो -180 थी। तो जब रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, 410 -180 करेंगे। तो चूंकि जो वो माइनस वाला डाटा ऑलरेडी माइनस में था तो ये उल्टा प्लस हो जाएगा, तो 490 आ जाएगा। पर अगर आपके डाटा में माइनस वैल्यू का नहीं रहेगा तो जब माइनस करेंगे तो रियली माइनस ही होगा।
अब जो नंबर ऑफ इंटरवल के लिए क्या करते हैं, अगर डाटा 50 से कम है तो जो इंटरवल लेंगे तो 5 to 7 लेते हैं, और डाटा अगर 50 to 99 है तो जो इंटरवल है वो 6 से 10 इंटरवल लेते हैं। डाटा 100 से 250 के बीच में है तो इंटरवल 7 से 12 लेते हैं, और डाटा 250 से ज़्यादा है तो इंटरवल 10 से या 20 लेते हैं। अब देखिए जैसे कि हमें यहाँ पर बताया बार बिट्स निकालने के लिए, तो यहाँ पर बार हम बिट्स कैसे निकाल रहे हैं। जो हमारा रेंज आया था 590 आया था, तो 590 डिवाइड बाई 10 क्यों, क्योंकि डाटा जो हमारा है, तो यहाँ पर आप देखिए डाटा हमारा कितना आया था 135 टोटल आया था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमने जो 590 आ गया, तो 590 हमारा क्या आ गया, ये जो है तो रेंज आ गया। डाटा 135 था तो हम यहाँ पर जो इंटरवल है 10 लेंगे, तो 590 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 59 ये कुछ समथिंग आएगा, तो 60 राउंड अप ले लिया है। हो सकता है स्पेसिफिक इस पॉइंट को समझने के लिए एक दो बार देखना पड़े वीडियो, और मैं फिर से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको सबसे पहले जो भी आपका डाटा रहेगा तो डाटा की वैल्यू कितनी है वो काउंट कर लेना है। उसके बाद आपको हाईएस्ट जो डाटा रहेगा और लोवेस्ट डाटा से को माइनस करके रेंज निकाल लेना है, और जो रेंज निकल के आपके आएगी तो आपका जितना डाटा पॉइंट रहेगा, तो जो हमने देखिए यहाँ पर स्टेप 4 है उसमें से लिख रखा है कितना इंटरवल है, तो आप उसमें से उस इंटरवल ले सकते हैं। जैसे कि वो उसमें डाटा वहाँ पर 135 आया था, तो हमने 100 से 200 के बीच में जो डाटा चाहिए इंटरवल चाहिए 7 to 12, तो हमने 10 इंटरवल ले लिया है। अब जो हमने 10 इंटरवल लिया था, तो रेंज 590 डिवाइड बाई 10 मतलब ये राउंड अप आ गया है हमारा 60। तो हमने 60 यहाँ पर इंटरवल। अब हम देखेंगे कि जैसे कि हमारा जो इंटरवल निकालेंगे, तो 10 इंटरवल जैसे कि हमारा आया था, तो जो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू थी वो -180 थी, तो हम उसमें 60 प्लस करेंगे, तो एंड वैल्यू जो आएगा तो 120 आएगा, -120। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं -122 -182 -120 में कितने डाटा वैल्यू आ गया, 3 आ गया। फिर उसके बाद -120 से +60 करेंगे तो -60 आ गया, तो -120 से -65 आ गया। ऐसे करते करते जैसे कि आप पॉजिटिव वैल्यू से इजीली समझ सकेंगे, जैसे कि इसमें इंटरवल बिट 60 है, तो 120 + 60 तो 180, मतलब 120 से 180 के बीच में हमारा कितना डाटा आ गया, 24 आ गया। ये डाटा सब हम निकाल लेंगे, और जब ये सब डाटा निकल जाएगा इस डाटा के बेस पे हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब ये हमने कुछ सैंपल लिए हुए हैं, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। कोई जो टारगेट लाइन है कुछ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, कुछ क्या रहेगा टारगेट लाइन से शिफ्ट रहेगा। तो ये हिस्टोग्राम कैसे भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका डाटा कैसा है, टारगेट लाइन से मीट कर रहा है कि टारगेट लाइन को से नहीं मीट कर रहा है। अब जैसे कि ये पहला वाला जो ग्राफ है वो स्पेशल लिमिट के अंदर है, और जो दूसरा वाला है हिस्टोग्राम वो स्पेशल लिमिट के बाहर है, मतलब लोअर स्पेशल लिमिट से कम है। अब जो हिस्टोग्राम का टाइप होता है, जो पहला वाला ग्राफ है उसको स्क्रूड हिस्टोग्राम बोलते हैं, जो दूसरा वाला है उसको डिसकंटिन्यू हिस्टोग्राम बोलते हैं, और जो तीसरा वाला है सिमेट्रिकल मतलब मिरर इमेज हिस्टोग्राम बोलते हैं। सबसे अच्छा हिस्टोग्राम जो सिमेट्रिकल या मिरर इमेज हिस्टोग्राम को माना जाता है। अब एक हिस्टोग्राम देखिए, जो पहला ऊपर वाला है वो उसमें प्रोसेस सेंटर है, जो दूसरा नीचे उसके जस्ट नीचे है प्रोसेस टू हाई, और जो सबसे नीचे है वो प्रोसेस टू लो। अभी हम परेटो के बारे में डिस्कस करते हैं। परेटो क्या करता है, शो करता है फोकस एरिया टू गेट मोस्ट गेन्स, बार चार्ट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। मतलब इसमें तो परेटो निकालने में हमें क्या करते हैं, जो हम डाटा लेते हैं, जो हम चेक शीट जैसे जो बनाए रहते हैं वहाँ जो डाटा हमारा निकल के आता है, तो वो जो हमारा डाटा निकल के आता है वो सब हम उनको क्या करते हैं, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले तो अरेंज करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद लेफ्ट साइड में बार को और दूसरे राइट साइड में परसेंटेज को करते हैं,
और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज हो जाएगा तो हम उनका क्यूमुलेटिव जो है तो क्वांटिटी निकाल लेते हैं, और उस क्यूमुलेटिव क्वांटिटी के अगेंस्ट में उसके बाद हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल लेते हैं, और क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालने के बाद में हम उसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। जो इसमें जो है वाइटल फ्यू एंड ट्रैवल मैनी को भी हम वहाँ पर डिनोट करते हैं। 80% ऑफ ट्रबल कम्स फ्रॉम 20% द प्रॉब्लम, मतलब हम जो 80% प्रॉब्लम होती है वो 20% मतलब अगर हम ऐसा सेंटेंस बोलें 80% ऑफ ट्रैवल कम फ्रॉम 20% ऑफ द प्रॉब्लम, सिंपल वर्ड में बोले 80% जो रिजेक्शन होता है वो 20% कॉज की वजह से होता है। तो अगर हम उन जो हमारा क्युमुलेटिव परसेंटेज में निकल के आया, अगर हम 20% प्रॉब्लम पे अटैक करें तो हमको जो बेनिफिट मिलेगा, जो रिजल्ट हमें अचीव होगा 80% रिजल्ट अचीव होगा। और इसका नाम जो है इटालियन जो इकोनॉमिस्ट थे विल्फ्रेडो परेटो, उनके नाम पे रखा गया। परेटो डायग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं, टू ब्रेक बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम, टू प्रायोरिटाइज हाई इम्पैक्ट इशू, वेयर टू फोकस, सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ कॉज बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड, अलाउ बेटर यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पर देखिए कैसा करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। रिकॉर्ड द डाटा, ऑर्डर द डाटा, लेबल द वर्टिकल एक्सिस, लेबल द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, प्लॉट द बार, add up the count, add a cumulative line, add titles, legend and date, analyze the diagram, interpret the result। जैसे कि हम ऑलरेडी हम तो पहले एक्सप्लेन कर ही दिए हैं कैसे कैसे आपको परेटो बनाना है। आइडेंटिफाई मेजर फ्यू प्रॉब्लम, इम्प्रूव टीम परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस बिफोर एंड आफ्टर ट्रैकिंग ऑफ प्रॉब्लम इन ए सिंगल चार्ट। अब यहाँ पर एक परेटो का सैंपल है, आप ये भी देखें और इससे भी समझ सकते हैं। उसके बाद हम अगला जो 7QC टूल है जो 5th नंबर का है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, एक ग्राफिकल टूल दैट हेल्प आइडेंटिफाई सॉर्ट एंड डिस्प्ले पॉसिबल कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम और ए क्वालिटी करेक्टरिस्टिक। और जो इसको डेवलप किया है कोरी इशिकावा ने डेवलप किया है। एक्चुअली कोरी इशिकावा ने तो 7QC टूल ही डेवलप किया है, साथ साथ क्वालिटी सर्कल भी डेवलप किया है, पर जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, फिशबोन डायग्राम, इसको इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। और इसको जो है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं, और रूट कॉज जनरली रूट कॉज फाइंडिंग के लिए इसको यूज करते हैं। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द इफेक्ट। अब जो भी इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उन सबको नोट डाउन करते हैं। उसके बाद फिल इन द इफेक्ट बॉक्स एंड ड्रा द स्प्लाइन। इसमें मैन मशीन मटेरियल मेथड को ले लिए। उसके बाद क्या क्या पुअर माइलेज के लिए क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो कौन सा कॉज मैन में जाएगा, कौन सा मशीन में जाएगा, कौन सा मटेरियल में जाएगा, कौन सा मेथड में जाएंगे, वो लिख लेते हैं। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, अगर कोई भी मशीन रिलेटेड कॉज हो रहा है, मतलब वो मशीन इन्वॉल्व है उस कॉज के लिए, तो वहाँ उसको मशीन पे डालेंगे। मतलब जो आपका आउटकम है उसको अफेक्टेड गिराने वाला मशीन है। अगर कोई मटेरियल है, मटेरियल में इशू है, मटेरियल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मटेरियल में जाएगा। अगर कोई मैन है जो पीपल में आएगा कि भाई मैन कुछ गलती कर रहा है जिसकी वजह से मतलब आउटकम नहीं मिल रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा। और कोई मेथड है कि जो हमने ऑलरेडी हर चीज़ के लिए मेथड डिसाइड की हुई होती है, अगर उस मेथड में ही कुछ ऐसा है कि जो कि उसकी वजह से हो रहा है, अगर मेथड फॉलो नहीं करेंगे या फिर मेथड में कुछ कमियां हैं, तो वो सब मेथड में आ जाएगा। और इसमें कॉज के अंदर भी कॉज पे जा सकते हैं। अगर एक कॉज के अंदर भी दूसरा कॉज निकल के आता है, या हो सकता है एक कॉज से अगला दो कॉज आता है, मतलब साथ साथ बाई भी इसी में ही होता रहता है। अब इससे क्या बेनिफिट क्या होता है, ये कॉज पे फोकस करता है ना कि सिम्टम पे। इंडिकेट पॉसिबल कॉज ऑफ वेरिएशन, इम्प्रूव टीम परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस, इम्प्रूव प्रोसेस नॉलेज, इनकरेज ग्रुप पार्टिसिपेशन। उसके बाद 6 नंबर क्या है, स्कैटर डायग्राम है। स्कैटर डायग्राम क्या है कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल को रिलेशन दिखाने के लिए होता है। ए विजुअल एंड स्टैटिकल टेस्टिंग टूल
एनालाइज स्ट्रेंथ एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, इन्वॉल्व कोरिलेशन टू एस्टेब्लिश सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, अराइव एट क्वांटिटेटिव कंक्लूजन ऑन रिलेशनशिप। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो रूट कॉज इस्टेब्लिश करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। एग्जामिन रूट कॉज थ्योरी इन कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम टू कन्फर्म ए हाइपोथेसिस। अब जब टू वेरिएबल का रिलेशन निकालते हैं तो देखिए जो पहला नंबर है पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, मतलब एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है। निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। और नो रिलेशन मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है, एक बढ़ रहा है दूसरा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, सेम पैटर्न नहीं बना रहा, एक बढ़ेगा कि दूसरा बढ़ेगा ही कि घटेगा, कोई पैटर्न नहीं है, तो नो रिलेशन होता है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, दोनों एकदम पास पास रहते हैं। और वीक निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि दोनों का जो है पॉइंट दूर दूर गिरते हैं। अब जो स्कैटर का कैसे प्लॉट करते हैं, तो इसमें मीन एक्स एंड वाई, एवरेज ऑफ ऑल दी डाटा पॉइंट्स, maximum x and y, maximum value in the series, and minimum x and y, minimum value in the series, sample size, number of value in the series, x range and y range, maximum value minus minimum range. Standard deviation of x and y value indicates spread of data around the mean line of best fit minus slope of the lines. लाइन ऑफ बेस्ट फिट बाई इंटरसेप्ट, पॉइंट एट विच लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्रॉस बाई एक्सिस। तो इसमें स्कैटर में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कब होता है, जब आर वैल्यू रेंज बिटवीन 0.85 to 1 और -0.85 to -1, तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। मॉडरेट कोरिलेशन क्या होता है, जब आर वैल्यू रेंज फ्रॉम 0.75 to 0.85 और -0.75 to -0.85। और वीक कोरिलेशन कब होते हैं, जब आर रेंज फ्रॉम 0.60 to 0.74 और -0.60 to -0.74। और अगर आर वैल्यू 0.59 से कम है तो इसको कंसीडर नहीं करते हैं प्रेडिक्शन के लिए। और बेनिफिट क्या है स्कैटर डायग्राम का, ट्रेंड्स एंड पैटर्न ऑफ डिफरेंट मेजर्स आर ट्रैक्ड, बेटर प्रोसेस मैनेजमेंट इन वेरिएबल एनालिसिस, रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट टू। और लास्ट में आता है कंट्रोल चार्ट, स्टैटिकल टूल फॉर मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन एंड स्पेशल कॉज, मेजर कंसिस्टेंसी ऑफ ए मशीन और प्रोसेस। और कंट्रोल चार्ट कब यूज करना चाहिए, विजुअल डिस्प्ले फॉर प्रोसेस आउटपुट टू मॉनिटर कंट्रोल एंड इम्प्रूव प्रोसेस परफॉर्मेंस, टू आइडेंटिफाई वेरिएशन एट इट्स सोर्स। बेनिफिट ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, कॉमन विजुअल लैंग्वेज टू प्रेडिक्ट प्रोसेस, प्रोवाइड क्यूज फॉर टेकिंग एक्शन, इजी एंड सिंपल टू मेंटेन। अब कंट्रोल चार्ट में क्या करते हैं कि लिमिट रहती है, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट बीच में मीन रहता है। तो वहाँ से डाटा मतलब जब एवरेज निकालते हैं डाटा का, उसको जो पॉइंट में रखते हैं तो इस लिमिट से बाहर गिरती है, तो ये समझ में आ जाता है विजुअल पिक्चर फॉर्म में कि प्रोसेस कंट्रोल से बाहर जा रही है। इसमें भी आगे जो 7th 8th रूल्स होते हैं तो वो अलग कभी टॉपिक में कवर करेंगे। तो इसी के साथ हमारे जो 7QC टूल है तो यहाँ पर ख़त्म हुआ। हमें पता है थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, हमने बहुत शॉर्ट करना चाहा, पर हमको लगता है कि अगर इसमें डिटेल वीडियो और बनाने के लिए थोड़ा सिंगल करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ करने पे वीडियो लंबा भी हो जाता है और स्पेसिफिक एक टूल पे आदमी उतना फोकस नहीं कर पाता है। तो हम अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम स्पेसिफिक किसी जो टूल आप बोलेंगे तो उस पर स्पेसिफिक हम वीडियो ही बना देंगे। ठीक है दोस्तों।